इंडिया। और ये शो है अनोखे इंडिया का आईना। देखेंगे जहां कुछ चौंकाने वाली जगहें, मिलेंगे ऐसे लोगों से जो बढ़ाते हैं इंडिया की शान। आज के एपिसोड में हम मिलने पहुंचे इंडियन बर्डमैन से। फिर मैं आपको घुमाऊंगा एक बार्बर की रोल्स रॉयस में। उसके बाद पहुंचेंगे करोड़ों साल पहले डायनासोर को गले लगाने। अंत में फिजिक्स के सारे रूल्स ब्रेक करने वाला पत्थर, जिसे देखकर कहना तो बनता है बॉस, OMG ये मेरा इंडिया। तो बोलो OMG ये मेरा इंडिया। Oh my God, ऑसम है देखो इंडिया। OMG ये मेरा इंडिया। क्या हुआ, समझ में नहीं आया ना? एक्चुअली मैं बर्ड्स की लैंग्वेज में आप सभी को हेलो बोल रहा हूं। तो हेलो एंड वेलकम टू OMG ये मेरा इंडिया। एक्चुअली आजकल मैं बर्ड्स की लैंग्वेज में बात करना सीख रहा हूं, क्योंकि क्या है, आजकल लोग शो की तो बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन मेरी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। कहते कृष्णा, तेरे शो में बड़े बड़े टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, तू भी ऐसा कोई टैलेंटेड काम क्यों नहीं करता? तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, बर्ड्स की लैंग्वेज में बोलना सीख लेते हैं। और ये काम करने के लिए मुझे इंस्पायर किया एक ऐसे इंसान ने, जिसे मैं आपसे अभी मिलवाने जा रहा हूं। तो प्लीज हैव अ लुक। ह्यूमन और एनिमल की बॉन्डिंग के किस्से आपने कई सुने होंगे। बेजुबान जानवर को प्यार परखना बहुत अच्छे से आता है। हम उन्हें प्यार देंगे तो बदले में वो अपना दुगना प्यार बरसाते हैं। इंसान और पक्षी की एक ब्यूटीफुल बॉन्डिंग का एक खूबसूरत एग्जाम्पल दिखेगा आपको हमारी इस स्टोरी में, जो करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन साबित हो सकती है। चेन्नई, तमिलनाडु। यहां रहने वाले मिस्टर शेखर जी जो काम करते हैं कैमरा रिपेयर करने का, मगर हर दिन सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। नहीं जी नहीं, सुबह उठकर ये कैमरा रिपेयर नहीं करते, बल्कि ये बनाते हैं 60 किलो राइस। नहीं, ये कोई लंगर भी नहीं चलाते। राइस को अपनी छत पर तोतों के लिए लाइन से सजाते हैं, जिसे खाने के लिए लगभग 4000 तोते आते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 4000 तोते। उड़ गए ना बाप के भी तोते, इसलिए वो कहलाए जाते हैं इंडियाज बर्डमैन। हम सबको हर उस चीज से प्यार होना चाहिए जिसमें जान है। हर कोई जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी प्रजाति विलुप्त नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया में लोग उन जानवरों को बचाने की कोशिश में हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि काफी जीव बहुत जल्द विलुप्त हो जाएंगे। इंडियाज बर्डमैन को जानवरों से लगाव पहले से ही था, पर कुछ साल पहले सुनामी के बाद शेखर जी की दुनिया बदल गई। एक दिन उनके घर 2 तोते आए। उन्होंने उन्हें खाने के लिए चावल दिए। फिर दूसरे दिन उसी 2 के और 2 आ गए। शेखर जी ने उन्हें भी खाना खिला दिया। तीसरे, चौथे, 5वें दिन भी तोते आए, पर नंबर्स बढ़ते ही गए। भाई तोते यारी अच्छी निभाते हैं, ये खुद खाओ दूसरों को भी खिलाओ। फिर क्या था, तोतों को पता चल गया यहाँ कोई भला इंसान है जो हमारे खाने का इंतजाम करता है। तोतों के आने का और शेखर जी का उन्हें राइस खिलाने का यह सफर यूं ही बढ़ता रहा, और वो आज करीब 4000 तोतों को हर दिन खाना खिलाते हैं। और ये काम शेखर जी अकेले अपने दम पर करते हैं। इसमें वो अपनी लगभग 40% इनकम स्पेंड करते हैं। बाय गॉड, शेखर जी मानना पड़ेगा आपको। शेखर जी की लाइफ बहुत ही सिंपल है। उनके चेहरे की स्माइल तब तक बनी रहती है जब तक तोते आते रहते हैं। उनका खाना एक भी दिन मिस ना हो जाए, इसलिए वो कभी घूमने भी नहीं जाते। कहते हैं कि अगर वो जाएंगे तो इन तोतों को खाना कौन खिलाएगा। इस बारे में उनके जर्नलिस्ट फ्रेंड आर नुरुला का भी यही मानना है। वो बाहर जाता ही नहीं है। अगर किसी की शादी में भी जाना हुआ तो वो अपने टाइमिंग को इस तरह से मैनेज करता है ताकि उन तोतों को उनका खाना समय पर मिल जाए। भाई ये प्यार कोई वाकई किसी मिसाल से कम नहीं है। एक शख्स जो तोतों को खाना खिलाए बगैर अपने दिन को इमेजिन भी नहीं कर सकता। तोतों के लिए उनकी ये डेडिकेशन प्रूव करती है इंडियन दिल की महानता के एक और पहलू को। मैं तो इसे कहूंगा कि ये वो प्योर बॉन्डिंग है जो हम सब में आ जाए तो मेरा इंडिया और भी महान हो जाएगा।
सैल्यूट है ऐसे बर्ड्स लवर को जो इतनी सारी बर्ड्स को संभाल लेता है। मैं सच्ची बताऊं, मेरे से तो एक तोता भी नहीं संभाला जाता। मैं आप लोगों को बताता हूं, एक्चुअली मेरे पास एक बोलने वाला तोता था, लेकिन मैंने उसको उड़ा दिया क्योंकि मेरे घर में जब भी कोई गेस्ट आता था तो ये चिल्लाने लगता था, चाय मत पीना झूठी है, चाय मत पीना झूठी है। खैर, मेरा तो एक ही तोता उड़ा, लेकिन अब जिस इंसान के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं मोना डार्लिंग, उसके कारनामे सुन के आपके भी तोते उड़ जाएंगे। क्योंकि इस इंसान ने साबित कर दिया है कि चाहे आपके सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप उन्हें जरूर पूरा कर सकते हैं। और मेहनत रंग लाती है, ये आप सभी तो मानते ही हैं। लेकिन इन भाई की मेहनत ऐसी रंग लाई है कि रंग के साथ साथ बहुत सारी कार्स भी लाई हैं। और एक कार तो ऐसी है जिसको लेके ये कहीं जाए या ना जाए, लेकिन हमको इनके पास जाना पड़ा। बहुत इंटरेस्टिंग, आइए देखते हैं। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं बेंगलुरु कर्नाटका, जहां हम मिले एक कॉमन मैन से जिन्होंने अपने हार्डवर्क से कुछ ऐसा अनकॉमन हासिल किया जिसे अक्सर लोग किस्मत की देन समझते हैं, पर यह था उनकी मेहनत का नतीजा। मिलिए रमेश बाबू से, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की घरों घरों में न्यूज़पेपर बेचने से, जिनकी मां ने दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ाया, पर आज उनके हार्डवर्क और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की वजह से उन्होंने हासिल किया अपना स्टेटस सिंबल। जी हाँ, ये करोड़ों की रोल्स रॉयस। अब आप पूछेंगे कि रमेश बाबू करते क्या है, तो सुनिए, रमेश बाबू का काम है हेयर कट करना। जी हाँ, ये है एक बार्बर। इनका स्टैंडर्ड देखकर आप कहेंगे कि ये हेयर कट के चार्जेस बहुत लेते होंगे। जी नहीं, सिर्फ 150 रुपए। यकीन ना आए तो जब भी बैंगलोर आओ तो इनसे बाल कटवा लो। रमेश बाबू के पास सिर्फ रोल्स रॉयस ही नहीं, बल्कि 378 से भी ज्यादा गाड़ियां हैं, जिनमें से 120 लग्जरी कार्स हैं। एक्चुअली सैलून बिजनेस के अलावा रमेश बाबू कार रेंटल बिजनेस भी रन करते हैं। और वो कौन कौन सी गाड़ियां रेंट पे देते हैं, आइए जरा उन्हीं से जान लेते हैं। मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर, रोल्स रॉयस, हर ब्रांड की गाड़ी मेरे पास है। आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये सब चीजें उन्हें विरासत में मिली हैं। ये सब इनके खून पसीने की कमाई है। मैंने 14 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। सुबह उठकर मैं लोगों के घर में दूध सप्लाई करता था, न्यूज़पेपर सप्लाई करता था, और दूध और न्यूज़पेपर सप्लाई करने के काम से मैं महीने के 100 रुपए कमा लेता था। 100 रुपए मिल रहा था, 100 रुपीज। पिताजी के सैलून बिजनेस को उनके गुजर जाने के बाद चाचा रन करते थे, पर रमेश जी कुछ बड़ा करना चाहते थे और 18 साल की उम्र में ही उन्होंने सैलून बिजनेस की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। मेरी दुकान पे इतने कस्टमर्स आ जाते थे कि कभी कभी हेयर कटिंग के लिए मैं सुबह 6 बजे से रात के 2 बजे तक काम करता था, और कई बार तो अगली सुबह तक। एक्चुअली रमेश बाबू सिर्फ सैलून बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें कुछ करना था और बहुत आगे बढ़ना था। और आगे बढ़ना है तो मेहनत के साथ साथ सोच और शौक भी बड़े रखने होंगे। इसलिए 1993 में उन्होंने पर्सनल यूज के लिए पहली कार मारुति ओमनी लोन पे खरीदी, पर उसमें भी एक ट्विस्ट आ गया। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, मेरे पास लोन लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। उनकी मम्मी नंदनी आंटी के यहाँ काम करती थी, और उन्हीं नंदनी आंटी का एक सजेशन ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया, और एक आम आदमी निकल पड़ा उस बुलंदी को छूने जिसका उसने सिर्फ एक सपना देखा था। मेरी आंटी ने मुझे एक आइडिया दिया कि मैं अपनी कार रेंट पे क्यों नहीं देता, और मैंने ये बिजनेस शुरू कर दिया। जब रमेश ने बिजनेस शुरू किया उस वक्त ड्राइवर्स नहीं मिला करते थे, वो खुद गाड़ी चलाता था, और धीरे धीरे उसने बिजनेस बढ़ाया। और 3.5 करोड़ की कार में किंग रोल्स रॉयस खरीदने का ख्याल कब आया आपको रमेश बाबू? मैं दूसरों से कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए मैंने 2011 में एक रोल्स रॉयस खरीदी। रोल्स रॉयस को भी वो पर डे 50,000 रेंट पर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी लग्जरी कार्स के मालिक आज भी हेयर कट करते हैं। एक्चुअली उनका मानना है यही उनका मेन बिजनेस है, और ये बिजनेस वो नहीं छोड़ सकते। आज वो एक सक्सेसफुल कार रेंटल बिजनेस रन कर रहे हैं। ये उनके विजन और जी तोड़ मेहनत का नतीजा है, और ऐसे जुनूनी आपको सिर्फ इंडिया में ही मिलेंगे बॉस। कार्स के लिए पैशनेट रमेश जी अपनी कार्स की फ्लीट में एक ड्रीम कार और ऐड करना चाहते हैं।
My next dream मेरी car अगली is ड्रीम a कार है Stretch स्ट्रेच Limousine, लिमोजीन, जिसकी कीमत है करीब 8 करोड़। crore piece. एक आम जिंदगी को शान भरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने का हुनर और 21 सालों की कड़ी मेहनत के बाद जिंदगी के इस मकाम तक पहुंचना, वाकई रमेश जी यंग जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। और वो एक ही चीज कहते हैं कि डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क ही लाइफ की वो कंघी और कैंची है जिसे आप अपने सक्सेस की स्टाइलिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज सुबह मुझे एक डायनासोर मिला, लेकिन मैं डरा नहीं। हाँ, मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और उसको 2-3 थप्पड़ मार दिए, तब जाके उसके अंदर से धूल निकली। देखो, ये भी कहता है OMG ये मेरा इंडिया। आप लोगों को क्या लगा मैं असली वाले डायनासोर की बात कर रहा हूं? अरे भाई, आजकल के जमाने में असली डायनासोर कहां है? अब तो सिर्फ उनके अंडे बचे हैं। क्या आपको क्या लग रहा है मैं फिर से मजाक कर रहा हूं? अरे नहीं भाई, मैं सच बोल रहा हूं। डायनासोर तो बहुत साल पहले चले गए थे, लेकिन उनके अंडे आज भी मौजूद हैं। और जहां मैं आपको ले जाने वाला हूं, वहां सिर्फ डायनासोर का अंडा ही नहीं, बल्कि ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि OMG ये मेरा इंडिया। तो आइए देखते हैं। 3D इफेक्ट के साथ मूवीज में डायनासोर्स देखने में आपकी हालत जरूर खराब हुई होगी। भाई, होनी भी चाहिए। बड़े खतरनाक होते हैं ये डायनासोर्स, पर एक जगह है जहां आप इन्हें देख सकते हैं। जी हां, असली के डायनासोर्स को। अहमदाबाद गुजरात से 80 किलोमीटर दूर बालासिनौर में है डायनासोर फॉसिल पार्क। यहाँ है डायनासोर्स के फॉसिल्स जो इन इलाकों में करीब 6.5 करोड़ साल पहले रहते थे। फॉसिल्स यानी जीवाश्म लाखों करोड़ों साल पहले के जीवों के सुरक्षित अवशेषों को कहा जाता था। पैलेंटोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ डायनासोर्स के करीब 7 प्रजातियां रहती थी और रिसर्चर्स को भी अब तक यहाँ अप्रोक्सीमेटली 10,000 डायनासोर्स के अंडे मिले हैं। पता करते हैं यहाँ की ऑनररी गार्डियन एंड कस्टोडियन आलिया जी से कि आखिर इस पार्क की शुरुआत कैसे हुई। सन 1981 की सर्दियों में गुजरात के रैयोली नाम के एक छोटे से गांव से पेलियंथोलॉजिस्ट्स को डायनासोर्स के अवशेष मिले और सन 2007 में उन्होंने डायनासोर्स की एक नई प्रजाति खोज निकाली, जिसका नाम उन्होंने रखा राजासोरस नर्मदेंसिस। राजासोरस नर्मदेंसिस करीब 9 मीटर लंबे और 2.5 मीटर ऊंचे कार्निवोरस डायनासोर होते थे। और आपको पता है कि वो अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में भी इन लंबी गर्दन वाले टाइटानोसोरस को ही खाते थे, जो सबसे बड़े डायनासोर्स में से एक थे। राजासोरस टी-रेक्स से भी खतरनाक डायनासोर्स थे। इनके सर पर एक सींग जैसा पार्ट था जो किसी राजा के मुकुट की तरह लगता था, इसलिए इसे राजासोरस कहा गया। और क्योंकि इनके कुछ अवशेष नर्मदा नदी के पास भी मिले, इसलिए इनका सरनेम नर्मादेंसिस रखा गया। इस जगह की खासियत ये है कि डायनासोर्स यहीं पैदा हुए और इसी जगह खत्म भी हुए। पेलियंथोलॉजिस्ट्स को इस जगह से डायनासोर्स के कई सारे अंडे मिले, जिसमें टाइटानोसोरस और राजासोरस के अंडे भी शामिल थे। और ये जगह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हैचरी है। शुरुआत में इस इलाके में डायनासोर्स के अंडे और अवशेष मिलने की खबर मिली, तो आसपास के गांव वाले अंडों की पूजा करने लगे। भाई, भक्तों की कमी थोड़ी ना है इंडिया में। आलिया जी इसकी 2 वजह बताती हैं। पहली वजह ये थी कि अंडों का आकार शिवलिंग की तरह है, और दूसरी वजह ये थी कि डायनासोर्स बहुत ही विशाल और शक्तिशाली जीव थे और इंसान उनके सामने बहुत ही छोटे, और इसीलिए वो इन जीवों को खुश रखना चाहते थे ताकि वो शांत रहें और उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। और तो और सालों तक एक लेडी डायनासोर के अंडे से मसाला पीसती थी। हालांकि बाद में उस अंडे को उनसे ले लिया गया। कहते हैं आंटी उस मसाले से सब्जी बड़ी टेस्टी बनाती थी। यहाँ कुछ ऐसे अनोखे फॉसिल्स मिले जो आज तक कहीं नहीं पाए गए हैं। एक डायनासोर का घोंसला मिला जिसमें 50 सेंटीमीटर सौरोपॉड डायनासोर के बच्चे से लिपटा हुआ सांप भी था, जो शायद उसे खाने आया था। और तभी कुछ ऐसी नेचुरल घटना हुई जिससे वो उसी पोजीशन में जम गए और करोड़ों सालों बाद फॉसिल के रूप में मिले। 1981 में जब पेलियंटोलॉजिस्ट ने इसे ढूंढा तो इसका नाम दिया सनाजे इंडिकस। For the tourist purpose, we also have an upcoming dinosaur museum at the site, which will be one of its kind museum in the whole country. एक ऐसा फॉसिल पार्क जहां आप डायनासोर के फॉसिल्स को अपने नेचुरल फॉर्म में देख सकते हैं।
इंडिया पर कुदरत की ऐसी मेहरबानी देखकर बस यही कहने का मन करता है यार, OMG ये मेरा इंडिया। खैर, आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि सल्कन फॉसिल पार्क इंडिया का सबसे पुराना फॉसिल पार्क है, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। And it has some of the oldest fossils of the world dating back to nearly 1500 million years. तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं ऐसी लाजवाब चीज जिसका बैलेंस देखने के बाद आपका बैंक बैलेंस आप भूल जाओगे, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। आप इस जगह को विजिट करने डेफिनेटली जाओगे। आइए देखते हैं। बॉल्स के प्रकार जितने भी हों, किसी भी स्लोप पर वो और नटखट हो जाती है और लुढ़क कर पहुंच जाती है नीचे। साइंस भी यही है कि बॉल्स जैसे राउंड ऑब्जेक्ट का डायमीटर कम हो और ग्राउंड को टच करने वाला बेस छोटा हो तो वो किसी भी चीज से ज्यादा फास्ट ट्रैवल करेगी। पर यह है कृष्णास बटर बॉल, एक ऐसा स्टोन जिसने साइंस के सभी रूल्स को फेल करके बैलेंसिंग का एक अमेजिंग एग्जाम्पल पेश किया है। सिटी ऑफ टेम्पल्स महाबलीपुरम तमिलनाडु, चेन्नई से 60 किलोमीटर साउथ में बसी ये पोर्ट सिटी फेमस है अपनी हिस्टोरिक स्टोन कार्विंग के लिए। पर यहाँ एक ऐसा जायंट बैलेंसिंग रॉक है जो एक स्लोप पर सिर्फ 2 स्क्वायर फीट बेस पर टिका हुआ है। सुनिए गाइड कनियप्पा जी का क्या कहना है। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए या कोई भूकंप, लेकिन ये पत्थर यहाँ इसी तरह इसी जगह खड़ा रहता है। हजारों साल गुजर गए लेकिन ये अपनी जगह से हिला नहीं। कहते हैं कि 20 फुट ऊंचा और करीब 16 फुट डायमीटर वाला ये कृष्णास बटर बॉल 1200 साल से ग्रेविटी को मात देकर यहीं इसी पोजीशन पर अटका हुआ है। पत्थर जिद्दी है पर इंटरेस्टिंग है। कृष्ण भगवान की माखन खाने की आदत से भक्तों ने इस पत्थर को कृष्ण का माखन माना और इसे नाम दे दिया कृष्णास बटर बॉल। पर इसका ओरिजिनल तमिल नाम है वनिरई कल, जिसका मतलब होता है स्टोन ऑफ द स्काई गॉड। अब ये किसी सुपरनैचुरल पावर की वजह से इतनी कम स्पेस पर टिका है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है, ये तो कोई नहीं जानता। पर जो भी इस 250 टन यानी 2.5 लाख किलो के इस पत्थर को देखता है उसके मुंह से यही निकलता है, OMG ये मेरा इंडिया। देखने में ये भले ही ऐसा लगता है कि कभी भी लुढ़क जाए, पर जी नहीं, टूरिस्ट तो यहाँ इसके नीचे छाव में आराम फरमाते हैं। और जिस सरफेस पर ये टिका है वो इतना स्लिपरी है कि बच्चे इस पर फिसल पट्टी की तरफ फिसलते हैं। भैया कौन से ग्लू से चिपका है ये बटर बॉल, बड़ा ही चिपकू है। इसे दूसरी दुनिया से भी जोड़कर देखा जाता है। महाबलीपुरम में यह अकेला ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कार्विंग्स नहीं है। माना जाता है कि पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन ने इस पत्थर को यहाँ से हटाने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने सख्त आदेश दिए थे कि दूसरी दुनिया से आए इस पत्थर पर कोई नकाशी बनाई ना जाए। इन बातों से तो ऐसा लगता है कि ये पत्थर यहाँ 7वीं सदी से भी पहले से मौजूद है। 1908 में चेन्नई के गवर्नर आर्थर को लगा कि ये जल्द ही लुढ़क जाएगा और उन्होंने 7 हाथियों की मदद से इसे इसके पॉइंट से खिसकाने की कोशिश भी की, पर बटर बॉल के सामने हाथियों के भी पसीने छूट गए। कृष्णास बटर बॉल ओलंटी टेम्बो पेरू और माचू पिच्चू के मोनोलिथ से भी बड़ा है। कईयों का मानना है कि ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है, पर इरोजन, वाटर फ्लो और हवा के भाव से भी पत्थर का ऐसा शेप लेना नामुमकिन है डूड। भाई तुम 10-15 लोग मिलकर क्या जोर लगा रहे हो, 100-200 को बुलाओ ये तब भी नहीं हिलेगा। सोचने की बात ये है कि 1200 साल पहले इस बिग बॉल को यहाँ तक लाए कैसे होंगे। अब ये कुदरत का करिश्मा है या किसी हिस्ट्री के बाहुबली का कमाल, ये भी अब एक राज ही है। पर इसे देखकर टूरिस्ट कितने अमेज होते हैं ये सभी जानते हैं। ताजमहल के बाद ये दूसरा अजूबा है जिसे मैं अपने सामने देख रहा हूँ। सच में ये कमाल की चीज है। ये अजूबा है। 250 टन भारी और 20 फुट ऊंचा ये पत्थर ऐसी स्लोप पर टिका है जहां एक छोटी सी बॉल भी नहीं टिक पाएगी। हालांकि इंडिया की कई चीजें चौंकाने वाली हैं, है ना? पर इस कृष्णास बटर बॉल का एक जगह टिके रहने का ये खेल इतना निराला है कि हर इंडियन इसे देखकर एक ही चीज कहता है, OMG ये मेरा इंडिया। क्या बैलेंस है बाप। अपने बैलेंस के लिए एक और पत्थर बहुत फेमस है जो जबलपुर में मदन महल के नाम से मौजूद है।
वैसे इस पत्थर के बैलेंस को देखकर सभी इंजीनियर टेंशन में आ गए होंगे कि हम इतनी मेहनत करके और रिसर्च करके बिल्डिंग बनाते हैं, वो तो फिर भी कभी कभी गिर जाती है, लेकिन ये तो हिलता तक नहीं है। खैर, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग एक ब्रेक लीजिए, वो भी छोटा सा, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इस पत्थर की तरह अपना बैलेंस बनाकर आपको बैठे रहना होगा, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आना हाँ। फ्रेंड्स, हम इस शो के जरिए इंडिया के अनबिलीवेबल कारनामों को और अमेजिंग जगहों को दुनिया को दिखाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी कोई अनबिलीवेबल कारनामा कर सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसी अमेजिंग जगह हो जिसे दुनिया देखे तो देखती रह जाए, तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लॉग ऑन करिएगा historyindia.com/OMG, या आप हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इस वाले नंबर पे। अगर आपकी स्टोरी में होगा दम, तो हम उसे जगह देंगे अपने फाइनल एपिसोड में। तो देखते रहिए OMG, ये मेरा इंडिया। सी यू, गुड बाय।